खबर सबसे पहले। प्रोग्राम फैमिली टुडे में मैं सुमेरा मिर्जा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और जैसा कि आपसे प्रॉमिस है कि हम हर प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसी वेल नोन पर्सनालिटी के घर ले जाया जाए और उनकी फैमिली से मिलवाया जाए और उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो इंस्पिरेशन है और रोल मॉडल जो उनके जहन में है, जिसको लेकर वो चले हैं और इस मकाम पर पहुंचे हैं, उसके बारे में भी बताया जाए। तो जनाब, आज हम अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से पहुंचे हैं जनाब नासिर सलमान साहब के घर पे, जो कि वाइस चेयरमैन है सीएम कंप्लेंट सेल के। इसके अलावा तर्जमान पंजाब हुकूमत पीटीआई भी है, उनके पास आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगे और जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो आपने पहले कभी ना देखे ना सुने। तो आइए मेरे साथ। जी, तो नासिर सलमान साहब के घर पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ नासिर सलमान साहब है और उनकी वालदा मोहतरमा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नासिर साहब से हम जानेंगे उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में और इसके अलावा उनकी वालदा मोहतरमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम नासिर साहब का जो बचपन है, उनकी स्टडीज़ में वो कैसे थे और कमिटमेंट उनकी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स या स्टडीज़ कैसी रही, क्योंकि माएँ जो है वो इस बारे में बहुत बेहतर बता सकती हैं, बहुत बेहतर जानती होती हैं वो पहलू जो नासिर साहब शायद खुद भी नहीं उनको याद होंगे, वो माँ जी को याद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है सर। क्योंकि मेरे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट है कि एक जो वेल नोन पर्सनालिटी होती है जिसको आवाम हमेशा कभी तो टेलीविजन में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, गैदरिंग्स में आप होते हैं, आप कभी आप खिताब कर रहे हैं, कभी आप ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो घरेलू लाइफ होती है उसके बारे में ज़ाहिर है बहुत कम लोग जानते होते हैं। या तो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो जानते हैं, फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, लेकिन हम आपके पास आए हैं जी आवाम को बताने के लिए कि हु इज़ नासिर सलमान एक्चुअली। तो सर, बचपन से शुरू करते हैं। बचपन कैसा था, कहाँ गुजरा? बेसिकली लाहौर से है या किसी और एरिया से है? बचपन से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ टीवी टुडे का जी जी कि आपने यहाँ पर मेरे घर पे आई। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। असल में बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और लाहौर शहर में ही मेरा बचपन गुजरा है और हमारी टोटल फैमिली जो है बिल्कुल तमाम रिश्तेदार ही लाहौर से हैं। बिल्कुल सही। हमारे जो सेटलमेंट भी है, जो कि सारी फैमिली है, जो मेरे वालिद साहब की, मेरी वालदा की, वो सारी लाहौर से ताल्लुक़ रखती जद्दी है। पुश्ती पुश्ती हम लाहौरी हैं। बिल्कुल सही। तो एक तो हम लाहौर के अंदर रहे, तो लाहौर एक ऐसा ब्लेस्ड सिटी है, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया के उन खुशनसीब बंदों में मेरा शुमार है जिसने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई है जो कि किसी भी इंसान के लिए आइडियल हो सकता है। अपनी सराउंडिंग की वजह से लोगों का जो हेल्थी, पीसफुल, लविंग एटीट्यूड लाहौर के लोगों का मेरे जहन में है, जो मैंने अपने बचपन में देखा, वो बाद में मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे मुल्कों के अंदर रहने का भी इत्तेफाक हुआ। वो अनमैचेबल है। आपको मैं बता नहीं सकता कि लाहौर की एसेंस को अगर मैं लाइफ की एसेंस कहूँ तो ये कम नहीं होगा। तो यहीं लाहौर की गलियों के अंदर मैं पला बढ़ा, यहीं पर मैंने तालीम हासिल की, यहीं पर फिर मैंने जॉब की, फिर उसके बाद बिजनेस किया और अभी मैं अर्ली एज में, जब आप चाइल्डहुड था तो कहाँ पर आपका स्टे कहाँ था? लाहौर के किस एरिया में रहते? हम बेसिकली लाहौर का एक इलाका है सांदा, जी जी, वहाँ के असल में रहने वाले हैं। अच्छा। और वहाँ पर अभी भी हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी कसीर तादाद है वहाँ पर। अच्छा। और हमारा खुद का भी घर है वहाँ पर और ऑन एंड ऑफ मैं वहाँ पर जाता भी हूँ और हमारी जितनी भी रस्म व रिवाज हैं उनकी परफॉर्मेंस के सिलसिले के अंदर उनके साथ एक क्लोज टाइज हैं। और चूँकि वो लाहौर का एक मरकज़ी इलाका है तो वहाँ के साथ अभी भी जो रिश्ता है वो बिल्कुल ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिसके बगैर ज़िंदगी एक फीकी सी ज़िंदगी। वालिद मोहतरम क्या करते थे आपके? मेरे जो वालिद साहब थे वो बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन थे। अच्छा। और उससे पहले वो जॉब भी करते थे। उन्होंने लाहौर ही के वो रहायशी थे और इंतहाई हम्बल तबीयत के मालिक थे और हमेशा हमारे साथ जो उन्होंने लाइफ के अंदर टाइम गुजारा है
वो हमारे लिए समझता हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा एसेट है मेरे लिए। Exactly. उनको एज ए रोल मॉडल अगर मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ तो वो एक हलीम तबा थे। सही। हमेशा सुलह जोई के हवाले से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में टेंडेंसी को फ़रोग दिया, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते थे। हमारे हम 7 भाई हैं, माशाल्लाह। सातों के साथ इंतहाई मोहब्बत वाला भरा उनका रवैया था। तो वालिद साहब भी इंतहाई अच्छे अंदाज में हमारे ज़िंदगी के अंदर जो उनका किरदार है वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ा एज़ाज़ है कि मेरे वालिद साहब हमारी ज़िंदगी में थे, जिनकी वजह से मैं दुनिया में आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के माँ बाप सबको मिलने चाहिए। बिल्कुल आप तो भाई, आप 7 भाई, गालिबन एक सिस्टर है आपकी। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है? मेरा तीसरा नंबर है। अच्छा, तीसरा नंबर है। माँ जी, नासिर साहब के बारे में हमें बताएं, बचपन में कैसे थे? शरारती थे या खामोश तबा थे, सीरियस थे, कैसे थे? बचपन कैसा था इनका? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा इनका बचपन गुजरा है। माशाल्लाह ज़हीन थे, पढ़ने में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। अच्छा, तंग तो नहीं किया कभी नहीं, आपको? तंग तो नहीं किया। इनको गाने का भी बड़ा शौक था। अच्छा, एक ज़माना ऐसा था कि ये सिंगर भी रहे हैं जबरदस्त। और माशाल्लाह जबरदस्त। वापडा में भी इन्होंने जॉब की है, बड़ी अच्छी माशाल्लाह। जी, जी। फिर अपना बिजनेस किया, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तरक्की दी। अब इसको शौक था, अल्लाह ताला ने ये भी पूरे पूरा कर कर दिया, दिया। बिल्कुल। सियासत में माशाल्लाह। लेकिन हम बचपन की कोई सर की बात पूछना चाहेंगे जो आप मेरा मकसद समझ आए बात नहीं, करने नहीं, का। नहीं, हमारे बच्चे मेरे साथ ही बच्चे थे, वो मेरे से बहुत ज्यादा डरते थे। अच्छा, यार जबरदस्त। मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे, आपस में थोड़ा सा लड़ लेते थे। वही ना, माशाल्लाह बेटे जब होते हैं ना तो वो कहते हैं बड़े शरारती होते हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं बच्चे जो हैं। ये तो सबसे ज़हीन था, ये पढ़ने में बहुत ज्यादा ज़हीन। अच्छा नासिर साहब, बचपन तो आपका जैसे गुजरा पढ़ाई में भी और स्ट्रगल में भी, तो बचपन से आपको कुछ था कि आपने पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिशियन बनना है? कोई एफिलिएशन आपकी थी? आपको किसी से इंस्पिरेशन थी? असल में मैं आपको ये रिवायती बात नहीं करता। मैं ज़िंदगी जो भी काम किया है उसकी मैं एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेके गया हूँ मैं उसे। सही। और पाकिस्तान को मैं हमेशा सोचता था कि इससे जैसे यूरोप ने इस वक्त तरक्की की है, जी, जी, जी। इस तरह का मुल्क होना चाहिए सही। जहाँ गुर्बत ना हो, सफाई हो, रिक्रेशन की बहुत सारी सहूलतें हो, लोगों बिल्कुल को ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि अब मैं पॉलिटिकल कैरियर चला रहा हूँ तो मैं आपके साथ ये बात करूँगा। अगर कोई भी बंदा जो मेरा बचपन का दोस्त है या मेरे आप जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जी, जी। तो वो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है कि मैंने हमेशा रिस्क लिया है। अच्छा। और रिस्क से मुराद ये है, मैंने ऐसे फैसले किए हैं जो कि शायद आम आदमी के बस की बात ना हो। चैलेंजिंग है। और इसके अलावा हमेशा बहुत अच्छा, बल्कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मैंने हमेशा चैलेंजेस कबूल किए हैं और मुझे एक आम आदमी की तरह की ज़िंदगी गुजारने के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इंसान को ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से हम किसी एक चीज़ को अगर करते हैं तो उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी को हम गुजारें। बिल्कुल सही। तो उसी को फॉलो करते करते अपनी तालीम के हवाले से मैंने इंतहाई सीरियसनेस के साथ लर्न किया, उसको ज़ाया नहीं किया। अपने उस्ताद के साथ मेरा बड़ा अच्छा राब्ता था। अच्छा। और उसके अलावा वो लोग जो बड़े नॉलेजेबल होते हैं, जी, जी, जी। हमेशा मैंने कोशिश की कि उनके साथ अपने राब्ते को बड़ा मजबूत रखूं। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए बड़ी ज़रूरी मैं समझता था कि ये तो समझ लें कि अब मेरी किस्मत में आप समझ लें, या अगर मैंने जो स्ट्रगल की उसके नतीजे में यहाँ पर मैं आ पहुँचा। जी, जी। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि हमेशा स्किल्ड जो बंदे हैं, जो टैलेंटेड बंदे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जी, जी। मैंने हमेशा उनका एहतराम आम आदमी की निस्बत बहुत ज़्यादा किया बिल्कुल सही। और कोशिश की
कि ऐसे ही लोग हमारे माशरे में अगर बढ़ेंगे तो असल में कोई माशरा तरक्की कर पाता है। बिल्कुल सही, यानी कि आप लाइफ एक दफा इंसान को मिलती है क्योंकि क्यों ना उसको वर्सटाइल तरीके से जिया जाए। अच्छा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जो एक इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे आप या नहीं? असल में मैं ये जो ओहदा है ना, ओहदे के हसूल के लिए किसी चीज़ का करना, मैं इसको शायद इतनी अपीलिंग फील नहीं करता लाइफ में अभी तक। ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने ये चीज़ महसूस की है, स्पेशली अब पॉलिटिकल करियर को जब से मैं चला रहा हूँ और जब से मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, यहाँ इदारे कमज़ोर होने की वजह से अनसर्टेनिटी बहुत है। बिल्कुल ऐसे। लोग किसी टैलेंटेड आदमी से बहुत डरते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रंच है कि लोगों के अंदर ये बहुत खौफ है कि वो टैलेंटेड लोगों को पसंद नहीं करते। असल में उसकी वजह ये नहीं है कि वो शायद खुद टैलेंटेड नहीं है। हमारे यहाँ कई अमीर लोग इदारों के कमज़ोर होने की वजह से अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। अभी आपने बताया कि स्कूल और कॉलेज में, स्कूल में तो मैं एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत पार्टिसिपेट करता था। नात, डिबेट, किरात, मजमून नवीसी और स्पोर्ट्स, इसमें मैं बैक वक्त नंबर 1 रहा हूँ। जबरदस्त। और मैंने अपनी तमाम तालीम के अंदर जो टॉप पोजीशंस को ही पोजेस किया है। और जहाँ तक कॉलेज की लाइफ है, वहाँ पर मैंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और मेरी ज़्यादातर जो ज़िंदगी वहाँ पर गुजरी है तालीम को फॉलो करने के अलावा, मैंने अपने जो पॉलिटिकल थॉट्स होती हैं उसके हवाले से हमारे वहाँ पर कॉलेज में एसोसिएशन भी थी मेरी। ठीक है। और क्योंकि मैं जब वहाँ था तो वहाँ इलेक्शन भी हुए थे उस दौर में। अच्छा। कॉलेजेस के अंदर। कौन से कॉलेज में आप? मैं सिविल लाइन कॉलेज लाहौर में है। जी। वहाँ पर भी तालीम हासिल की और एक खजाना गेट स्कूल है। जी। उसके अंदर मैंने तालीम हासिल की। उससे पहले मैंने LP मास्टर किया है और हिस्ट्री के अंदर मेरा बड़ा लगाव है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इब्ने हशाम, इब्ने असीर, इब्ने कसीर, अल-बदाया वल नहाया, इमाम हजर अस्कलानी, सलीम बिन कैस, मोता इमाम मालिक, बुहारी, इब्ने तिरमिज़ी और इब्ने हल्दून, मुकद्दमा इब्ने हल्दून, गुनियतुत तालिबीन और इस तरह के बेशुमार लिटरेचर को पढ़ा। अरब और प्री इस्लामिक अरब के हालात को पढ़ा। अच्छा। उसके बाद पैन इस्लामिक तहरीक को पढ़ा। इब्ने अरबी को मैंने स्टडी किया, इब्ने रुश्द को मैंने स्टडी किया। और इसके अलावा रोसो का जो फ़लसफ़ा इंडिपेंडेंस था और फ़लसफ़ा खुदी जिसे कहते हैं, जिसको बाद में इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी यहाँ पर पेश किया। तो इस तरह से मेरी बड़ी ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिश थी कि चीज़ों को इनकार किया जाए और इनकार इस हवाले से किया जाए कि ताकि आपके सामने हकीकत आए सामने। तो ये एक चैलेंज था मेरे अंदर खुद से, जिसने मुझे हमेशा कंपेल किया, मजबूर किया, पुश किया कि मैं मज़ीद चीज़ों को जानूं और उन लोगों से अपनी दोस्ती रखूं जो इस हवाले से कुछ सलाहियत रखते हैं। अच्छा, सही। तो ये जो अदब से आपका लगाव था, ये क्या आपको विरसे में मिला या फिर आपकी अपनी एफिलिएशंस? असल में देखें, दो चीज़ें हैं, जो विरसा है और एक है इंडिविजुअल कैपेसिटी। हमारे ये जो इलाका है इंडस वैली जिसे हम कहते हैं, जी। ये असल में कल्चरल तो बहुत रिच है, लेकिन अगर आप देखें जब इस्लाम यहाँ पर आया तो यहाँ के लोग इस्लाम के मरकजी दायरे में वो शोहरत हासिल नहीं कर सके जो असल में यहाँ होनी चाहिए थी। तो विरसे में तो ये बहुत कमज़ोर हमारा इलाका है। इसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर इंटेलिजेंस के हवाले से एक बड़ा खौफ है यहाँ के मुकामी लोगों में, मैंने जो महसूस किया है। और यहाँ पर अगर आप देखें हमारे इर्द गिर्द जो पाकिस्तान जब से बना है तो इदारे बड़े कमज़ोर रहे हैं और अदब के हवाले से जो काम यहाँ होना चाहिए था, वारिस शाह, बुल्ले शाह और जैसे मियां मोहम्मद बख्श साहब थे और इस तरह से दूसरे बड़े बड़े लोग जिन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा काम किया, जो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो इंग्लिश के साथ हमारा है उसकी वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। मिस्टर जैक मा एक बहुत बड़े आदमी है चाइना के,
उन्होंने QQ के नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करी। उनका असल में जो वर्जन था, आई हैव बीन इन चाइना फॉर सेवरल ईयर्स, तो उनका वर्जन ये था कि चाइना के बहुत सारे लोग तो चाइनीज जुबान बोलते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन इंग्लिश जुबान में होगी भी तो वो असर पजीरी में वो इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकती जो कि मैंड्रीन जुबान में अगर एप्लीकेशन बने तो दिखा पाएगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि 22 से 25 करोड़ की आबादी के बावजूद भी आज तक हम अपना एक मैसेंजर भी नहीं बना सके जो उर्दू जुबान में हो। ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं हमेशा से महसूस करता था और मैं ये समझता था कि हमें इस हवाले से अपने नेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से हमें इस मामले में मजीद ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो यहाँ के लोकल लोगों की शनाख्त पे कंप्रोमाइज ना करें। बिल्कुल सही। माँ जी, आपसे पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह आपके 7 बेटे, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे सबको। आप नासिर साहब के साथ रहती हैं या फिर बाकी बेटों के पास आती जाती रहती हूँ? रहती एक बेटे के पास हूँ। अच्छा। वो इससे छोटा ही। कि आपने जॉब भी की, जॉब से फिर आपने रिजाइन दे दिया या फिर असल में मेरे वालिद साहब जो हैं, असल में बुनियादी तौर पे हम एक ऐसी कम्युनिटी से या फैमिली से ताल्लुक़ है जिसमें मोर देन 90% पीपल इंडक्ट देमसेल्फ इन बिजनेस। लेकिन मेरे वालिद साहब को ये एक ख्वाहिश थी कि मैं गवर्नमेंट की जॉब करूं। अच्छा। तो वो मुझे कहते रहते थे कि यार तुम अगर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देन आई ज्वाइंड वापडा और वापडा के अंदर मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन मैं असल में बुनियादी तौर पे जब वापडा में गया तो मुझे एक तो बहुत फ़ख्र है कि मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को ये कहूँगा जो हमें सुन रहे हैं कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हवाले से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जॉब ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये मेरी गुड लक है कि वापडा एक इतना बड़ा इदारा है, वहाँ पर मुझे काम करने का मौका मिला जिससे जो मेरी ज़िंदगी के अंदर वर्सटैलिटी है उस पर बड़ा गहरा असर डाला। अब टेक्निकल अप्रूवल है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना है, किसी भी हवाले से गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, किसी भी ऑफिसर की जूरिसडिक्शन क्या है और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी क्या है, उनकी लिविंग कैसी होनी चाहिए, हाउ पाकिस्तानी लॉ वर्क इन प्रैक्टिकल वे, वो सब कुछ मुझे वापडा से मिला। लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं सिर्फ जॉब के साथ रहूं, क्योंकि जो मेरी ख्वाहिशात थी, जो मेरे ख्यालात थे, उसके लिए मुझे मजीद एक्सप्लोरेशन चाहिए थी। तो फिर मेरे वालिद साहब जो है वो फिर एक जगह पे बंद जाता है, तो फिर मेरे वालिद साहब फौत हो गए जब, तो वो फिर मुझे मेरे लिए कोई इतनी अपील भी नहीं थी अब, और काफ़ी हद तक मैं जो जॉब से इंसान को लर्न करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ ये एक कमी है, हम टीम के साथ मिलके काम नहीं कर सकते। वो भी कमी, टीम बहुत मुश्किल है हमारे लिए आपस में मिलजुल के काम करना। बल्कि ये जो जॉब के हवाले से मैंने अभी आपको बताया है
वो भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जॉब करते हैं तो चूंकि वो एक माहौल होता है जिसमें आपको एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है, बिल्कुल तो वो भी ट्रेनिंग आपको सिर्फ जॉब से मिल सकती है। तो फिर मैंने उसको वहाँ से अपनी जॉब छोड़ी। तो आपको लगा कि बस अब मुझे यहाँ इसको क्विट करके तो आगे अपनी नई हाँ, मंजिलें अब मैं बनानी, उसके बाद हासिल फिर करनी अपने है। बिजनेस के जो वेंचर था उसको किया, सही। और उसमें भी मैं समझ सकता हूँ कि ज़ाहिर उसमें भी एक बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी प्लानिंग है। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, बल्कि आपकी ज़िंदगी के कुछ और पहलू जो है उसको उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इसको जो ब्रेक की जानिब जाना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नासिर साहब की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ पूछेंगे, उनकी जवानी कैसे गुजरी उसके बारे में भी बात करेंगे। उनकी मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी। ब्रेक के बाद हाजिर है जनाब नासिर सलमान साहब के घर पे हैं, और अब से कुछ देर पहले हम उनकी वालदा मोहतरमा से बात कर रहे थे, और अब उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद है, मिसेज नासिर सलमान साहब, और उनका नाम है आमना भाभी हमारे साथ मौजूद, और कुछ बच्चे भी हैं। और नासिर साहब से बात करते हैं, उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं, भाभी से कुछ पूछेंगे नासिर साहब के कुछ जो लाइफ के कुछ ऐसे पहलू जो हम नहीं जानते, और वो हमें आज बताएंगी। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। और ये आपके भतीजे भतीजी हैं? हाँ जी, ये मेरे बच्चों के चाचू के बच्चे हैं। हाँ, ये बिल्कुल। कजन्स हैं आपस में। कजन्स हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, तो नासिर साहब से फर्स्ट मीटिंग आपकी कब हुई, कैसे हुई? शादी से पहले आप जानती थी कजन्स हैं क्या? नहीं, बताइए मेरी जरा। एक बिल्कुल कंप्लीट अरेंज मैरिज है, अच्छा, और मैंने शादी के बाद ही इनको देखा था। शादी से पहले भी नहीं मुलाकात हुई? नहीं। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त ऐसा। जबरदस्त। और बस फिर उसके बाद लाइफ केप्ट ऑन रोलिंग द वे इट इज। माशाल्लाह बेटी हुई फातिमा, ये चाइना बॉर्न हुई है, अच्छा माशाल्लाह। और फिर उसके बाद बेटा हुआ, तो फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे तो बेटा हुआ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ये बिट नॉटी। जी एग्जैक्टली माशाल्लाह। चलिए, नासिर साहब के बारे में बताएं, शादी के बाद कैसा आपने इनको पाया? मतलब इजी थे, इजी टू अंडरस्टैंड, और या कोई रेजिस्टेंस आपको लगी कि आपने कॉम्प्रोमाइजेस कुछ करने पड़े? क्या था, कुछ बताइए अपनी Life initially. is never a compromise for me, because personally I'm a very life person and I don't take things too seriously. अच्छा And on the second hand, जब बच्चे हुए, the way it has to be like जिम्मेदारी वाला point. Exactly. That's the main actually thing I think. बिल्कुल। जब आपकी जिम्मेदारियां आपके बच्चों और ये सब सर्कल आपका बड़ा it's doing good, Exactly. तो I don't think so there is any point to fight या any point to argue. कोई बात रह नहीं जाती ना, because we are doing everything for them, their Exactly, future, yes, their life, and where would they stand in there. ठीक, बच्चों की बात तो सही है आपकी बिल्कुल, लेकिन बच्चों से पहले मतलब आपका जो अज़दवाजी एक रिलेशनशिप है कैसा है? वो आपस में जी, माशाल्लाह, गुस्सा करते हैं, कभी आपको गुस्सा आता है तो इनका क्या रिएक्शन होता है? इनको गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं, किस तरह से हैंडल करती हैं उस टाइम? मैं तो सिंपल सी बात समझती हूँ, गुस्सा अगर लाइक इट्स जिंदगी है, इंसान है, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो मैं समझती हूँ ये काफी हद तक पार्ट शैतान प्ले कर रहा होता है उस टाइम पे, तो आई जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। जिनको गुस्सा आता है ना जी सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे मेरे बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा, मेरा बेटा बहुत करता है, तो मैं इसको समझती हूँ कि ये हिस्सा इस शैतान पूरा हावी है, तो मैं खुद जरा समझदार होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ, या तो उस टाइम को इग्नोर करके गुजार लूँ, या तो उसके बाद थिंग्स वर्क वेल। सही। तो नासिर साहब आप बताइए, भाभी को गुस्सा आता है कभी आपके किसी मैंने अमल आपको पे? पहले या भी बताया है कि उन्होंने भी बताया है कि गुस्सा अगर आपको ना आए तो वो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हैंडल कैसे गुस्सा करते हैं? देखिए, असल में बेसिकली जो गुस्सा है उसे आप इग्नोर करते हैं, और दूसरा मैं ज़ाती तौर पे इस मामले में किसी बंदे को ये फोर्स नहीं करता कि वो ऐसी चीज़ें करे जो मैं ही सिर्फ समझता हूँ। ये चीज़ें लेट द थिंग हैपन। मेरी लाइफ में ज़्यादातर कोशिश होती है कि अगर आप चीज़ें कुछ करना चाहती हैं तो आप करें, इसमें आपको एज ए ह्यूमन बीइंग एक आज़ादी हासिल है। तो जो एक ख़ास एज के बाद तो आप किसी बंदे को
क्या समझाएंगे? मैं समझता हूँ दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, आपको परफॉर्म करना होता है, तो मैं खुद भी परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ गुजारता हूँ सही, और आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीवन। एग्जैक्टली सही। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी वाइफ है वो पढ़ी लिखी है और उसके बाद वो पाकिस्तान के एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है उनका जहाँ पर उन्होंने रिश्तों को बनते देखा है, जहाँ पर उन्होंने देखा है कि बेसिकली रिश्तों के क्या मायने होते हैं। सही, तो ये जो मामलात हैं हमारे, वो बच्चे और हम और उसके अलावा भी पूरी दुनिया को एक्सप्लोरेशन भी किए हमने सही, इकट्ठे मिलके। बिल्कुल सही। तो मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि एक अच्छी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है सही, माशाल्लाह। और इस तरह की मेरी, जैसे अपनी वालदा ने भी बताया था, मेरी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी स्पेशली ऐसी ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे खूबसूरत जिंदगी और खुशहाल हो और उसके लाइफ पार्टनर भी जो है उनके लिए एक गुड लक हो एग्जैक्टली, और उनकी ज़िंदगी भी आपकी वजह से अच्छी गुजरे। अच्छी गुजरे। अच्छा, मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है फातिमा। जी जी, माशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बच्ची है अच्छा, और ये फातिमा जब मैं चाइना में था वहाँ बॉर्न हुई थी और बाकी तो ये अभी हम इंग्लैंड में भी कुछ अर्सा के लिए रहे हैं सही, और इन्होंने भी काफ़ी, फातिमा ने भी कंट्रीज भी देखे फातिमा हैं। इज बेसिकली वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा, वेरी great. वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। जबरदस्त। ये किसी भी लाइफ के मामले में शी नेवर बड़ी डिपेंड्स अच्छी ऑन है ये अदर, भी। शी ट्राइज टू वर्क हर थिंग्स आउट हर ओन वे एंड दे ऑलवेज वर्क हार्ड। माशाल्लाह। बल्कि आपसे बात करेगी तो खुद भी बताएगी फातिमा, आई बिलीव मुझसे शी बात इज लाइक करो दिस। जरा कुछ। अच्छा सर, आप बताइए, आपका लाइफ का एक पर्सनल सा सवाल पूछना चाह रही हूँ। शादी से पहले मोहब्बत हुई किसी से? जो जाहिर है, कॉलेज लाइफ ये गुजरी, जो यूनिवर्सिटी अभी लाइफ मोहब्बत गुजरी। का मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी जरा ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट है। इन चीज़ों के लिए आपके माशरे के अंदर जो स्टेबिलिटी है जी जी, और जो खुशहाली है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उनका बहुत मजमूई तौर पे होना ज़रूरी है। मैंने जो लाइफ के अंदर अपनी को एजुकेशन में भी मैं पढ़ा हूँ, जी, को जी, एजुकेशन जी, में बिल्कुल। बहुत देर पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस मामले में ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है उस पर बिलीव करता हूँ। फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ एक्चुअली। बिल्कुल सही। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप अपने वर्किंग प्लेस पे इस तरह से मामलात करें, मैं इसको समझता हूँ कि ये आउट ऑफ द सिविलाइजेशन है शायद। अच्छा, और ये मैं समझता हूँ जो हमारा टोटल हुस्न है मशरिकी, जी जी जी, उसके अगेंस्ट एक चीज़ है जो हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ सकता है। सकता है। और ये मैं मेच्योरनेस जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं कर रहा मैं। शुरू से ही देखिए, इस आपको तरह मैं पहले बता चुका, हम 7 भाई अगर आज भी अपनी वालदा के साथ रह रहे, आज भी आज भी बिल्कुल। टिल टू डेट, तो ये कोई खास वजह होगी, खास ख्यालात होंगे सही। तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप मुझे बताइएगा कि कितने लोगों से आप ये प्रोग्राम करती हैं, कितने लोगों के साथ आप मिलती हैं, और स्पेशली आपका सेगमेंट प्रोग्राम का बिल्कुल Family डिफरेंट वाला है। है, बिल्कुल, तो आपने अभी तक कितने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो हमारे तरह से अपनी वालदा के साथ और Joint family बच्चे, system ये में। देखे मेरे साथ जो बच्चे बैठे बिल्कुल, हैं, माशाल्लाह, जी, जी। ये है हसन, इसका नाम है हुसैन। हुसैन, और ये है मरियम। मरियम, ये मेरे भाई की भाई के बच्चे। ये बेटा है और ये बेटी है मेरे भाई की। सही, तो इस तरह से हम इस कंपाउंड में डिफरेंट घर हैं, इकट्ठे रह रहे। माशाल्लाह। तो ये जो आप बात कर रही हैं, वो हमारी जो लाइफ स्टाइल था उसके साथ मैच नहीं करता। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, माशाल्लाह, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बड़े फूडी होते हैं, तो सर फूडी हैं आप, कहते हैं ना कि वो हस्बैंड का जो दिल का रास्ता है वो मैदे से होके गुजरता है। कुछ लोग बड़े फूडी होते हैं, मतलब उनको चाहिए होता है कि कुछ डिफरेंट चीजें बनती रहें, आज ये चीज बने, आज वो चीज बने, फरमाइशें होती हैं। हाँ जी, अक्सर बल्कि काफ़ी ज़्यादा कह देंगे कि मतलब ये चीज़ मतलब बनाओ ऐसे अच्छा, करके। ये आसान नहीं होता वैसे बीवी के लिए ना कि हस्बैंड कह दे कि Yes, ये you चीज get the बनाओ। answers and it's very easy. हाँ हाँ, But personally मेरी मतलब when I was जब newly cooking start जी की, जी जी, तो it was a whole life experience for me. मैं कहती हूँ कि मतलब मुझे तो शायद मे बी गूगल, I learned everything from there. सही है। Because I shifted to China और there was nobody to talk to. Exactly. So I just simply Google out things कि इसमें से मैंने कैसे बनाना है कैसे चीज़ों को बनाना ना। है, तो मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर ये उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है मेरे ऊपर।
और मैं जब मतलब when I used to see the beautiful pictures, I just wanted to make those things अच्छा for myself. So मुझे ये इस चीज का ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मतलब शौक था. तो अब जब भी कोई ऐसी कोई चीज मुझे तो अब सिंपल कोई ऐसी पिक्चर भी दिखा देना कि ये वाला आपने खाना बनाना है, तो आई जस्ट डू इट द वे इट इज. जबरदस्त. तो ये चीज़ और ये मेरे साथ हमेशा एंजॉय करते हैं और मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स को इनवाइट करके, तो वो भी इस चीज़ का वैसे ही आई डोंट नो उनका क्या एक्सपीरियंस होगा, बट डेफिनेटली आई डू गेट पॉजिटिव फीडबैक. और जैसे आज बकरे की पूरी वो मछली की ना पीसेस थे, तो मैंने आई जस्ट सॉ पिक्चर के उसमें था कि निहारी बनाई थी. हाँ मैं आपको खिलाती हूँ. कहती पूरी उसमें ना निहारी, उसने पूरी की निहारी. आई वाज नेवर एक्सपीरियंस, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि इतनी बड़ी निहारी. तो आई जस्ट सेड यस, ये अगर इट्स विथ इन द पिक्चर इट हैज टू बननी चाहिए, ये तो बनेगी. तो वो बकरे धमाल डाल रहे थे. तो तो कहते एक बकरा बैठा था, जी. तो वो कहते यार तुम क्यों नहीं धमाल डाल रहे? कहते यार जिस बंदे ने मुझे कुर्बान किया था, एक मेरी टांग उनकी डीप फ्रीजर में है. सही है, जबरदस्त. सही. अच्छा, आप माँ जी ने भी बताया आपसे कुछ देर पहले कि आप सिंगिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं. आप स्कूल कॉलेज लाइफ में अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये भी एक आपकी एक्टिविटी थी, तो अभी भी आप गुनगुनाते हैं, गाते हैं? असल में ये तो एक नेचुरल टैलेंट है. बिल्कुल. आप इसको अगर आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को देख के आपको लगे कि मुझे गाना चाहिए, सही. तो मुझे तो ये अल्लाह ताला ने एक आवाज़ दी, सही. तो उस आवाज़ को ज़ाहिर बात है जब आप गुनगुनाएंगे तो गाना गाते हैं आप. तो ये तो एक लाइफ टाइम आपके साथ एक टैलेंट है. तो जब भी कभी मौका मिलता है या आपकी किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? देखिए मैं तो पाकिस्तान इंडिया की जो म्यूजिक है इंडियन फिल्म का, पुरानी मूवीज के, इंडियन फिल्म का म्यूजिक बहुत इंस्पायर किया है. मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी और किशोर साहब, लता जी, मुकेश साहब और यहाँ के मोहम्मद रफ़ी साहब. जी बिल्कुल. और बहुत सारे ऐसे गुलकार थे जो मैं समझता हूँ कि इस पूरी उर्दू जुबान के लिए एक ऐसी खूबसूरत धुनें थी जिनको सुन के आज भी मैं समझता हूँ कि इंसान इनके सहर में मुब्तला हो जाता है. मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस भी थे, उनकी शायरी भी बहुत अच्छी थी और एक समा सा बांध दिया करते थे वो कहते ना एवरग्रीन सॉन्ग थे. एवरग्रीन. हाँ अभी तक भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अच्छा सर, कुछ गुनगुनाइए लेकिन भाभी को डेडिकेट कीजिए कोई गाना. मुझे इनका वो गाना बहुत पसंद है, मुझसे नाराज नहीं जिंदगी पर हैरान. तुझसे नाराज, वो बहुत जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए, जरूर. और इनके गाने से रिलेटेड एक छोटी सी बात करूंगी. जरूर. लाइक ही इज वेरी गुड इन वर्ड्स, जो लिरिक्स बनाना, कंपोजिशंस बनाना. अच्छा, खुद से? जी एग्जैक्टली. आपको पता है देयर इज नोबडी यू नो बिहाइंड हिम जी कॉल इट एज अ राइटर. सारा करना बिल्कुल कुछ भी नहीं. अच्छा, जबरदस्त. दिस इज द मेन थिंग. तो नाज़िर साहब आपके अपनी भी कुछ कॉम्पोजिशंस थे? जब मेरी इनके साथ शादी हुई ना, जब मैंने देखा ना इनमें ये टैलेंट है, आई ऑलवेज आस्क हिम राइट इट डाउन. जबरदस्त. मैंने कहा इसको लिखो ये लिखे, कभी इसको टाइम execute पे करें. ऐसी वो चीज बन जाएगी exactly. कि एक टाइम पे इंसान जब आपकी लाइफ के अंदर when you achieve to be Everything. म्यारी, बिल्कुल. you know when you आप अपने लेवल पे चले जाते हो, उसके बाद वो जो म्यारी दोस्त मिलके बैठ के उसको एंजॉय करते हैं ना, कितनी जबरदस्त बात की आपने, वाकई बहुत अच्छी तो, बात की. तो मैंने फिर हमेशा इनको लिखते कहा हैं कि आप जी जबरदस्त. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर और स्पेशली तो कौन बचाएगा पाकिस्तान, इट जस्ट हैपेंड. हम एक दिन जब सो के उठे चाइना में, तो ये गुनगुना रहे थे और बार-बार गुनगुना रहे थे उन्हीं लफ्जों को. तो लाइक व्हेन आई लिसन, तो जब ये वापस आए तो पीटीआई का थोड़ा सा मतलब अरूज देखा, लाइक पीपल आर गोइंग इनटू न्यू थिंग्स, वो चाहते हैं जी तब्दीली आए एंड एवरीथिंग. तो फिर इन्होंने कहा कि अपने भाई के साथ मिलके कि आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस एंड माशाल्लाह ही इज डन ग्रेट. गाना सुनाइए भाभी के लिए. फिर वो जो आपने पीटीआई के लिए सॉन्ग गाया है सेकंड वाला, वो फिर असल में जो सॉन्ग तो बहुत सारे ऐसे हैं. भाभी की फरमाइश है ना, आज तो वही सुनेंगे. जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं. जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं. मैं तो मर के भी
मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है जिस पे, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर के भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये असल में आपको डेडिकेट किए हुआ है सॉन्ग। नहीं, असल में According to समझता हूँ words। कि सॉन्ग तो सारे देखें आपके जो बिलव्ड हैं, जैसे मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जी, बिल्कुल। इनको जो खुशियाँ बांटनी चाहिए हमें, सही। जो इनके साथ हमें एक ऐसी रिलेशनशिप कायम करनी चाहिए जैसी हम फैमिली के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं तो जो पॉलिटिकल अपनी मिशन है मेरी वो ये है जी। कि अब पाकिस्तान के लोगों को उनका हक वापस मिलना चाहिए और उनको ये फील होना चाहिए कि ज़िंदगी एक बड़ा हसीन तोहफा है अल्लाह की तरफ से, और जो माशी पुरानी इमरान खान साहब ने जिसके मुतालिक की कैंपेन की 23 साल तक, Exactly। अब उसको कामयाब होना चाहिए। ऐसा ही है। तो ये गाना सब उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ। बिल्कुल सही है। इस वक्त मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन। हमने जाना नासिर सलमान साहब की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, उनके बच्चों के बारे में और उनका जो एक टैलेंट है सिंगिंग का, उसके बारे में भी। पीटीआई का भी उन्होंने एक सॉन्ग गाया, लेकिन वो हम अगले सेगमेंट में सुनेंगे, क्योंकि अगले सेगमेंट पे हम सारी बात जो है उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर करेंगे। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जनाब, और इससे पहले हमने नासिर सलमान साहब की ज़िंदगी के जो पर्सनल कुछ पहलू थे वो हमने आप तक पहुंचाए। अब हम थोड़ा पॉलिटिकली देख लेते हैं कि उनकी एफिलिएशन जो थी, अब जहां पर वो पहुंचे हैं, अब उनकी इस वक्त क्या स्टेटस है और जो जिम्मेदारियां उन्हें मिली हुई हैं वो कहां तक निभा रहे हैं, और वो जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं उनमें भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो रही हैं, किस लेवल पर हो रही हैं, हो भी रही हैं या नहीं हो रही। अच्छा सर, एक तो बात ये कि आप वाइस चेयरमैन हैं कंप्लेंट सेल के, सीएम,
मैंने भी इर्द गिर्द से सुना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन मेरी फैमिली में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आप जब कंप्लेन सेल पे कंप्लेन अपनी लॉन्च करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, क्विक रिस्पांस आता है, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक वो हल नहीं हो जाता मामला तो वो पेंडिंग में कुछ एप्लीकेशन में पड़ी रहती हैं चीजें। तो आपके पास ज्यादा जो मसाइल हैं वो किस नौयत के आते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं वाइस चेयरमैन हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल। जी जी बिल्कुल। हमारे जो पंजाब भर के अंदर लोग हैं उनको ये फैसिलिटी देता है ये कंप्लेंट सेल कि अगर आपको किसी इदारे से जी किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें शिकायत करें और उसके साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं सबसे पहले कंटेंट्स का, ठीक है। कि क्या ये जो कंटेंट्स हैं ये ठीक हैं, ठीक है, उनकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो फिर उसके बाद हम मुतल्लिका इदारे को लिखते हैं और फौरी तौर पे जिस कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेंट लॉन्च की है उसके साथ हम उनको एक कॉपी भी दे देते हैं। ठीक है। और उनको साथ हिदायत करते हैं कि आप फलां इदारे में जाके इस मामले में उनसे बात करें और उनको हम बाजू का 7 दिन का या 10 दिन का टाइम देते हैं कि हमें 7 से 10 दिन के अंदर अंदर बताया जाए कि इसके मुतल्लिक जो कंप्लेंट आपको हमने भिजवाई है इसका स्टेटस क्या है। बिल्कुल सही है। ये जो है ना मामला, इसको हम 3 तरीके से हैंडल करते हैं। अच्छा। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे आप जाएं और कंप्लेंट सेल के लिंक के ऊपर जाके आप अपनी शिकायत को दर्ज कराएं विद योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। दूसरा, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल 5 क्लब रोड GOR1 लाहौर के अंदर अपनी बाई पोस्ट भेजिए कंप्लेंट। अच्छा। उसमें आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए और उसके साथ ही आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसका भी उतना ही क्विक रिस्पांस आता है जितना ही एप्लीकेशन। 3 तरीके में बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप वेबसाइट पे गई हैं। ठीक है। दूसरा आपको बताया कि आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल जी जी 5 क्लब रोड GOR1 जी जी लाहौर में अपनी बाई पोस्ट भिजवा दी। अगर आप राजनपुर से ताल्लुक है, साहिवाल से ताल्लुक है, फैसलाबाद से ताल्लुक है, आपका DG खान से ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे इलाके जो लाहौर तक नहीं उनकी रसाई, ऐसा ही, और वो इंटरनेट तक भी उनकी रसाई नहीं है, तो बाई पोस्ट भेज सकते। या कुछ लोग जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है, तो मैं खुद बैठता हूँ यहाँ लाहौर में माल रोड पे टाउन हॉल के अंदर, वहाँ डायरेक्टोरेट है और इसके अलावा हमारे तमाम डिविजन्स जो हैं वहाँ पर भी रैप ऑफिस हैं। ठीक हो गया। तो वहाँ पर आप जाते हैं और उन लोगों के साथ आप राब्ता करते हैं और वो आपके मुतल्लिका महकमों को कह के मामलात को हल करवाते हैं। ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान साहब की जो विजन है वो ये है कि असल में अब माशरे के अंदर जो मामलात नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं उनके हाथमे के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। ठीक हो गया। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है वो पाकिस्तान के माशरे से नाइंसाफ़ी का खात्मा है। एक्चुअली सबसे बड़ी तमाम मसाइल की जड़ ये है कि हम इंसाफ के हसूल के हवाले से जो जद्दोजहद कर रहे थे, हुकूमत में आके अब उसके लिए प्रैक्टिकल हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें कंप्लेंट सेल का बहुत अहम रोल है। एक तो है कि वजीर आज़म पोर्टल जो पूरे पाकिस्तान में देखता है, यहाँ पर इस शोबे को फाल बनाने के हवाले से मैंने बहुत कोशिशें की ज़ाती तौर पे जब मुझे वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे ख्वाब है कि पाकिस्तान के माशरे में जो मामलात और मसाइल मौजूद हैं उनको अब हल होना चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ अब जा सकें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो उसके लिए मैंने ज़ाती तौर पे, चूँकि मेरा पैशन भी था और इमरान खान साहब ने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, पहले तो कोई चाहता नहीं था कि मामला जू के तू रहे, अवाम अगर खुशहाल हो गई तो वो उनके पास, हुक्मरानों के पास कोई आएगा नहीं। तो इन्होंने सबसे बड़ी इनकी विजन खान साहब की यही थी कि अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, इनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। कि तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे माशरे में जो नाइंसाफ़ी है उसे हम ख़त्म ना कर सके। तो कंप्लेंट सेल इसी वजह से इस हुकूमत में हमने जिस अंदाज में इसका रोल फाल किया है, इसकी माजी में कोई तारीख नहीं मिलती। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अब इस वक्त जो हालात हैं, जाहिर है एक तो हमें इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनको जब मुल्क मिला तो वो इस हालत में था, लूली लंगड़ी उसकी मईशत, और जो गुज़श्ता उनके हुक्मरान थे उन्होंने बहुत बुरी हालत की। एक तो वो हालात, उसके बाद फिर इमरान खान साहब का फर्स्ट एक्सपीरियंस हुकूमत को चलाने का, थर्ड फिर अब कोरोना आ गया जिसका पूरी दुनिया जो शिकार हुई है। तो
इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की समत दुरुस्त है? अगर समत दुरुस्त है तो वो कहाँ तक, कब तक कामयाबी की आप तरफ देखिए, सबसे जाती हुई पहले नजर तो आती बात यह है कि पाकिस्तान के खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है। खर्चे है ज्यादा? अच्छा, पाकिस्तान के सिस्टम को चलाने के लिए जो सरकारी मशीनरी गवर्नमेंट ने भर्ती की है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा होता है जी। कि आम आदमी को जो उन लोगों के जरिए सर्विस मिलनी चाहिए वो बिल्कुल समझ लें काफ़ी नहीं है। ठीक है। एक तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सही। अगर हम उसको अपग्रेड करते हैं तो फिर हम उसकी सिम तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक है। एक तो आपने पहले ये समझना है कि इनकम बहुत कम है पाकिस्तान की, पाकिस्तान और इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और उन खर्चों में भी मेजर खर्चा ये है कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जी। जिस तरह से इनकी भर्तियां की गई हैं, नाअहल लोगों को इसके अंदर लगाया गया है, बिल्कुल। उन लोगों को चलाने के हवाले से गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। जो हमारी आम आवाम है उसकी फलाह व बहबूद के हवाले से जो स्टेट को मामलात ठीक करने चाहिए, अस्पतालों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और उनके अलावा मवासलात के हवाले से, तफरीह के हवाले से, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता। ये एक जनरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ठीक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब हमारे पास आई थी तो उसमें इस सारे मामले के लिए बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, बहुत लंबी हिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल। और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो ये चाहती है, और ये चाहती थी उस पहले दिन से पहले कि दिन अब से। मामलात को बेहतर किया जाए, ठीक है। टैक्स जनरेट किया जाए, ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके लाया आया जाए, जाए। बिल्कुल। इस मामले में पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी जीरो के ऊपर है। ऐसा ही, ऐसा ही। अब जब हमने इस मामले में चीज़ों को करना शुरू किया तो डेफिनेटली लोगों को इसके मुतालिक एक आदत नहीं है, नहीं है, तो बिल्कुल। लोगों के अंदर एक सोची समझी स्कीम के तहत हैरेसमेंट फैलाई गई। सही। अच्छा, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग तो पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से आउट हो चुके थे, ठीक है। और वो इंडस्ट्री के बजाय प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो कि एक दुरुस्त सिमत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। वो एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के पैसे वाले लोगों ने प्रॉपर्टी की लेन देन के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी समझ ले कि मुल्कों को तबाही की तरफ ले जाने की तरफ एक रुझान है। नो डाउट, नो तो डाउट। वो भी हमें मिला एक विरसे के अंदर, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि आलमी जो मंडी है उसमें इक़्तिसाद बाज़ारी की सी हैसियत है, और पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त है उसमें इंपोर्ट को हमने डिस्करेज किया और एक्सपोर्ट को हमने एनकरेज किया। बिल्कुल। अब इसकी भी पॉलिसी का जो रिजल्ट है ना वो फौरी तौर पे नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर ये तासुर पैदा किया गया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ ऐसे मामलात कर रही है जो कि अवाम की उमंगों के बरक्स हैं, डिलीवर नहीं कर पा रही। मतलब उनका ये है कि अभी तक उस तरह से आम डिलीवर नहीं कर आदमी पा जो रही। है जिसकी बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान बिल्कुल, में, बिल्कुल। उनकी तवक्कुआत और उमंगें हुकूमत से बहुत ज्यादा है। यही बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर हम इसको एक सिंपल सी सेंटेंस में लेकर आए कि अवाम जो है वो हमारी चाहती है खुशहाल हो, महंगाई कम हो, अस्पतालों में सहूलियात हो, फ्री दवाई मिले, चाहती है, सब कुछ ये चाहती है। लेकिन कुछ जो टेक्निकल बातें या वजूहात जो आप बता रहे हैं वो एक आम अवाम के लिए नाकाबिले फहम है, उनको समझ नहीं आती। आपने समझना है कि हमारे माशरे के इस्लाह पसंद लोगों को आबादी के बढ़ाव के ऊपर कंट्रोल करने के हवाले से संजीदगी से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। वजह यह है कि जब तक आम आदमी की सोच मैच्योर नहीं होती तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इन तमाम मामलात पे काबू पा सकती है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जितना शऊर, मैं कहती हूँ, मैं एडमिट करती हूँ इस बात को, जितना शऊर इमरान खान साहब ने अवाम को दिया अपनी तकारीर से, अपने जलसे जुलूसों से, उसका मेरा ख्याल है थोड़ा सा खमियाजा खुद इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर ये शऊर नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की गवर्नमेंट में होता तो शायद अब तक हम लोग बहुत बेहतर हो चुके होते। आपने ये जबरदस्त बात की है। लेकिन ये शऊर जब दिया तो साथ ही इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में आ गए और उनको बहुत सारे चैलेंजेस मिले। अवाम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, डिलीवर उस तरह से नहीं हो सका क्योंकि इंटरनली और कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगी है जो वो बहुत ज्यादा है आम आवाम के लिए। मैं आपका सेंटेंस फायदा उठाना चाहता हूँ। देखिए, बिजनेस फरोग पाता है जब माहौल
पुरअमन हो। पुरअमन, बिल्कुल। कारोबार, इंसानी जिंदगी वहाँ पर हमेशा प्रमोट हुई है जहाँ पर माहौल पुरअमन हो। ठीक है। देखिए, गुज़िश्ता 2 सालों में मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथ कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से वो तस्वीर जो हमने कुछ किया वो पेश नहीं हो सकी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी रीजन सॉरी मैं आपको यहाँ पर काट रही हूँ। इसकी रीजन मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं मीडिया में, मैं ये समझती हूँ इस बात को, नून लीग ने कर्जे लेकर भी अगर काम किया तो उसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की उसकी थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, लेकिन पीटीआई जितने भी काम कर रही है उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा जिस तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किया। क्योंकि ये मीडिया के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कुछ मामलात ऐसे थे जो कि इमरान खान साहब की जो गुड गवर्नेंस की विजन है उसके साथ उसका मुतसादम थे। ठीक है। हम चाहते हैं कि मीडिया के मामलात में उनके जितने भी बेनिफिट्स मीडिया को स्टेट की तरफ से मिलते हैं वो उनके एम्प्लॉयज़ तक जाएं। ठीक है। और उनके एम्प्लॉयज़ के साथ जो मामलात, जो बेनिफिट्स मीडिया के हाउसेस के मालिकान उठाते हैं उनके जो डायरेक्टली बेनिफिशरी हों वहाँ के एम्प्लॉयज़। ठीक है। और इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी जो मीडिया पाकिस्तान की हुकूमत से चाहता है, हम ये समझते हैं कि यही ट्रांसपेरेंसी इटसेल्फ मीडिया के अंदर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। ठीक है। ये बहुत अहम बात है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने दूसरी तरफ देखना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मिसाली अमन और अमान कायम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के हवाले से रिफॉर्म्स का आगाज किया जा चुका है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पैंडेमिक से लड़ने के हवाले से पूरी दुनिया के मुकाबले में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद ज़्यादा बड़ा है और तरसीलात जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आती हैं उनकी तादाद में ज़्यादा तादाद हुए। टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मूडीज ने अभी रिसेंटली बताया है कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो मुस्तहकम हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें पाकिस्तान बहुत बेहतर हुआ है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो रेटिंग है वो 6 दर्जे बेहतर होकर मजीद ऊपर आई है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं इनकम के हवाले से, महंगाई के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला वो इस कदर मजबूत नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों को फौरी तौर पे एनफोर्स किया जाए। और दूसरा, पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एजेंडा वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान नहीं है बल्कि कुर्सी है, सरकार है। बिल्कुल ऐसा, इसमें और इस हवाले से जो हमने, आपको पता है कि कल परसों हमने जनूबी पंजाब को जो वो सेक्रेटरीज ने सेक्रेटेरिएट कायम किया है वो मौजूदा रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने ऑलरेडी उसको एनफोर्स कर दिया है। और इस हवाले से ठोस पेशरफ्त की है। जुबानी जमा हर्ज करने के बगैर हमने इस मामले में डिलीवर कर दिया है। सही कह रहे हैं। बाद में वही कर रही हूँ कि नून लीग ने, मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना भी ये विजन है कि नून लीग ने अगर कर्ज लेकर कोई काम किया है, ठीक है, तो उसको बहुत हाईलाइट किया। मतलब एक टोटे बटके लगा के उन्होंने जो निजाम चलाने की कोशिश की और उसको उन्होंने बहुत हाईलाइट किया और उसका बहुत फायदा भी उठाया उन्होंने। लेकिन पीटीआई अगर कुछ एग्जीक्यूट कर रही है, डिलीवर कर रही है, तो वो हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। मुझे मेरे प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि जो आपने पीटीआई के लिए गाना गाया था हम उसकी अपने प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है उस खूबसूरत गाने से करें। प्लीज आप हमें वो गाना सुना दीजिए, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान, हम सब मिलके इमरान खान, तुम आगे बढ़ो मेरे दिल मेरी जान, तेरे साथ है सब इमरान खान, तेरे साथ है सब इमरान खान। अकड़ना झगड़ना है मामूल सबका, अकड़ना झगड़ना है मामूल सबका, है आदम से हम सब ये पैगाम रब का, है आदम से हम सब ये पैगाम रब का, ये पैगाम रब का, ये पैगाम रब का, मोहब्बत फैलाओ बनो मेहरबान, तेरे साथ है सब इमरान खान,
हो तेरे साथ हैं सब इमरान खान, हो तेरे साथ हैं सब इमरान खान। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जी। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने गाना भी इंजॉय किया होगा, प्रोग्राम भी इंजॉय किया होगा। नासिर सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, हम आपके पास आए। और मैं तो समझता हूँ कि आपने कुछ इतना खाया भी नहीं, बातें हमने आपसे खूब की हैं, बहुत लेकिन मजा आया खिलाने आपसे बात करके, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जान के, फैमिली से, बच्चों से मिलके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में भी इसी तरह से किसी वेल नॉन पर्सनालिटी के साथ हम आपकी